हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का जो है हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 15, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ 18th सेंचुरी इंडिया, यानी देखा जाए तो इतिहास का चैप्टर जो है 15वां, जिसमें हम 18वीं सदी में भारत की स्थिति के विषय में जो है विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। और ये टॉपिक कई मायने में हर एक क्लास के बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, चाहे वो सीबीएसई में पढ़ते हो, चाहे एनआईएस बोर्ड में पढ़ते हो, चाहे यूपी बोर्ड के बच्चे हो, चाहे बिहार बोर्ड के हो, कोई भी बोर्ड के बच्चे हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा। साथ में जो कंपटीशन तैयार कर रहे हैं उन बच्चों के लिए भी महत्वपूर्ण रहेगा। खास तौर पे यूपीएससी जो एग्जाम तैयार कर रहे हैं उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। दोस्तों, ये चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण होने के साथ साथ काफ़ी आपके लिए ज़रूरी भी है। लेकिन आपको पता है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू न जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों, एनआईएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपान सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों, ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। The most important topic here, political in a southern India. There is a most important here of politics in a southern India. In the south, is unlike there is an area discussed so far, a several state did make a determined bid in this period to the considered. There is a power by the use of access to sea and ports. A principle among these were to the track courts in the Kerals under Marathanda is Burma, and the Rama Varma and the Masyur under the Haidar Ali and the Tipu Sultan. There is the most important here, a principle is among this is the track course in the Kerals. Kerala is the under the Marthanda is Burma and the Rama Varma, and Masyur here under to their Haidar Ali and the Tipu Sultan. This estate is rose to the prominence is only in the later half of the 18th century, or at their least after 1740. Before that, southern India since it has been dominated by a group of Muslim notables who had accompanied their Mughal expansion into the region in the 1680th century and 1690th century, or the easy had come in a second wave that followed the immediately after 17th century. Many of this is a notable set of the themselves up as a tribute of playing a chief under the Mughal authority. Some of them were is a relatively is a Patis, Nababs, deputies of the Balghat and northern is a Karnataka, such as Abdul Rasul Khan of Sira. A few of them were is a political heavyweight like their Nizam ul Malik himself and Sadahul Khan at the Arcot. The Nizam ul Malik had concentrated his position in Hyderabad by the 40th century, whereas there is a Arcot is a principalities had emerged. Some three is declared to the earlier. Neither of these rulers is will be establishing a decent succession and claim it fully sovereignty, and thus there is a continue to be cast is a himself as the representative of Mughal authority, and southern India is a politics in their 17th 20th century emerged therefore as a game with a many patriots player and three is a formidable one. The Maratha is a both at the Tanuhar was the Izivir and the Nizam, and the Akkot is a Karnataka is a Nawab. Is important the Nawab of the Karnataka. In the second half of the 18th century, the power of all three of these is a center declined.
The sensation struggle at the Arcot in the 1740 and earlier 1750 century left the rulers open to the finance and manipulation by private British merchants. To who and the whom there is wherein there is increasingly in the debt for the war expensive. In the 1750th century, the power of Hyderabad also declined after the death of the founder, the Nizam ul Malik. The control of the coastal districts was soon lost. The leaving the kingdom of the landlocked and the relatively suppressed is populated. In this context, the only option for the state was to the build on elaborate and the well-organized war to the machines while the keeping external supply lines open. The control of trade was also seen as the crucially in the statecraft of the period. The state of the Transcore, these principles were put into the practice in the southern Kerala. The state of the Venada Transcore by the Marathanda is Burma is ruled to the 7029 to 58. The king is initiated with a few mil source of strengthness his authority, and this year is the first year he is a build of the substantially standing army about 50,000. And second year, reduce the power of the Nayar aristocracies on which the ruler of their area had earlier been to depend on militaries. And third year, fortified and the northern limit. This is a kingdom at the so-called Transcore line. It was also the policy of this ruler to be extend protagons to be a Syrian Christian and a large trading to community within his the domain and mean of the limiting Europeans' involvement in the trade. The key is accommodative was the purpose is but other is the good also come to be defined as a royal monopoles items requiring of the license for a trade, and this policy were continued in a large measure by there is a Marandas as a sensation Rama Burma, the ruling year 1758 to 98, who was able to defend his kingdom successfully against the dangerous new rebel power of Masyur. The next point is here the rise of the Masyur. The rising of Masyur is the most important here under the ruler of the Vidyar then centuries such as the Kantivarava, is a Narva, Saraja and the Chikka Devaraja. Masyur is emerged as an important state. However, Masyur was the landlocked kingdom and dependent therefore on trade and military supply. The both through there is the port of the Indian East Coast. As these ports come to the increasingly under the Europeans' control, the Masyur has a vulnerability of increase from the 70 to 60th century step where is taken a change the situation. Akrawalis is the commander of Magwent origin is a Hyder Ali, assumed to be effective is a power in the kingdom in 1761 and reducing the Vidyayars to the figurehead and the replacing their powerful Kailash family of minister. The first Hyder and then after the 1782 his son Tipu Sultan made an attempt to be considered as a Masyur and make it is a kingdom with the success to the north on but both coastal and peninsular India. Against the controversy is the inhabitant of their on the north upland is the kingdom of the Kodogo Krug, and they were relatively successfully. The coastal Karnataka and northern Kerala come under there is a way of availing Tipu to the open diplomatic and the commercial relation on his own account with the Middle East. Tipu's as ambition apparently greatly succeed as those of their father and the stove the active too. Escape their all pervasive is a shadow of Mughal sovereignty and the discussed above. However, the problem with the Masyur of the Hyder and Tipu was their inabilities to be built on the internal consensus
and there is dependence on the migrant and mercenaries for both military and the physical expertise was considerable, and there were a way to restricted by the local chief to so called to the Apollo gods, and more crucially was the fact that why there is a 70th century and the Masur face is for a map Debbas, a military adversary in the form of English East India Company, which did not allow it any breathing room. It was the English who is denied a Monsieur assessed to be relatively rich is agriculture, land and port of the Coromandels is a coastal plain in eastern India. Tipu was also finally killed in 1799 by the English force. That is important. Tipu was also finally killed in the English force. यहाँ पर अगर हम बात करें दक्षिण भारत में राजनीति, देखिए दक्षिण भारत में राजनीति की बात करें तो मसूर सबसे इम्पोर्टेंट होता है। कर्नाटका और केरल काफ़ी महत्वपूर्ण क्षेत्र देखने को मिलता है। कहते हैं अगर भारत में राजनीति के अगर बारे में जानना है तो ये क्षेत्र जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, दक्षिणी क्षेत्र। तो उत्तर भारत में तो इसकी देखा ही गया है कि बहुत अच्छा था प्रभाव, लेकिन दक्षिण भारत में जानना काफ़ी दिलचस्प रहेगा। अगर दक्षिणी भारत में राजनीति की हम बात करें तो जिन क्षेत्रों की अभी तक हम चर्चा किए हैं उनसे हटकर जो है दक्षिण भारत का है, यानी दक्षिण भारत का जो है स्टोरी थोड़ी सी हटके है और थोड़ा डिफरेंट है। कहते हैं विभिन्न राजाओं ने इस जो है दौरान अपनी स्थिति को दृढ़ बनाने के लिए जो है सागर बंदरगाहों का उपयोग किया है, और इसमें से मुख्य थे त्रावणकोर यानी केरल के मातरवंड वर्मा तथा राम वर्मा, मैसूर के हैदर अली और टिप्पू सुल्तान। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि अगर हम देखें केरल के क्षेत्र में जो है त्रावणकोर यानी मातरवंड वर्मा और राम वर्मा जो थे काफ़ी मशहूर थे, और मैसूर के हैदर अली और टिप्पू सुल्तान का अपना ही एक महत्व था अपने क्षेत्र में। इन राजाओं की उपस्थिति जो है उत्कृष्ट रूप से हम जो है 18वीं शताब्दी के उत्तरवंद में या लगभग 1740 के करीब पाते हैं कि ये राजा इस समय जो थे अपना शासन चला रहे थे। इससे पूर्व दक्षिण भारत में मुस्लिम राजाओं का जो था वर्चस्व था, काफ़ी उनकी जो वर्चस्व थी। यहाँ पर वर्चस्व का मतलब होता है प्रभाव, यानी उनका राजस्व हुआ करता था। 1680 तथा जो है 1690 के दौरान या 1700 के पश्चात दूसरी लहर के फलस्वरूप क्षेत्र में कुछ राजा साथ आए, और इसमें से बहुत से व्यक्तियों ने खुद को जो है मुगल शासन के अधीन शुल्क अदा करने वाले सरदारों के रूप में खुद को स्थापित कर लिया था। यानी देखा जाए तो मुगल के अधीन अपना शासक चला रहे थे, लेकिन वो जो है मुगलों को शुल्क के रूप में दिया करते थे, यानी पैसे दिया करते थे जो कि उनके अंतर्गत चलाया जाता था। इससे जो है देखा जाए तो इससे कुछ जो है पराकृत नवाब थे, जैसे बालघाट के नवाब, उत्तर कर्नाटक जैसे सीरा का अब्दुल रसूल खान। इसमें से कुछ तो राजनीतिक रूप से प्रभावित थे, जैसे निज़ाम उल मुल्क, जैसा अकरेट में जो है सदुल अल्लाह खान। 1740 तक जो है निज़ाम उल मुल्क ने हैदराबाद में अपनी स्थिति को संगठित कर लिया था, और वही अकरेट जो है 3 दशक पहले उभर चुका था, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात रखती है। यहाँ पर अगर यदि हम बात करें यहाँ पर वंशागत उत्तराधिकारी को स्थापित करते हुए भी इसमें से किसी भी शासक ने पुण्य स्वामित्व का दबाव प्रस्तुत नहीं किया था। यानी वंशागत की बात करें तो पिता का बाद पुत्र जो था राज्य का उत्तराधिकारी बनता था, ठीक है, और इस प्रकार वे स्वयं को ही मुगलों का जो है प्रतिनिधित्व बताकर ही शासन करते थे कि मैं मुगल के ही अधीन कार्य कर रहा हूँ, लेकिन शासन का पूरा भागडोर इनके ही हाथ में हुआ करता था। 1720 में दिल्ली अगर हम देखें दक्षिण भारत की राजनीतिक 3 शक्तियों के बीच जो है मेहराब बनकर उभरी थी। वो थे मराठा, तंजौर तथा अन्य क्षेत्र के जो है निज़ाम तथा आकोट के नवाब। यानी देखा जाए तो ये महत्वपूर्ण थे, यानी 3 मोहरा था, जो मराठा हो गया, निज़ाम हो गया, अखरोट हो गया, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण थे अपने समय काल में। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इन तीनों शक्तियों की सत्ता का क्षय होने लग गया था, और 1740 तथा 1750 के आरंभ में आखरोट के उत्तराधिकारी विवादों ने इसके शासकों को निजी अंग्रेज व्यापारियों के साथ जो है वित्तीय जोड़ तोड़ करने को बाध्य कर दिया था। यानी देखा जाए तो कमज़ोर होने के कारण जो है अंग्रेज ने इनको तोड़ जोड़ करके जो है राज्य चलाने के लिए विवश कर दिया, क्योंकि युद्ध के खर्चों के लिए इन्हें धन की आवश्यकता हुआ करती थी,
और ये धन की आवश्यकता जो है अंग्रेज ही पूरा कर सकते थे। 1750 में अपने शासक श्रीनिवास उल मुल्क की मृत्यु के पश्चात हैदराबाद भी पतन की राह पर चल पड़ा था। यानी देखा जाए तो उनके कोई भी वंशज जो थे इतने सशक्त नहीं थे कि हैदराबाद को जो है अपने अंदर कर सके। इसीलिए निज़ाम उल मुल्क के मृत्यु के पश्चात जो था हैदराबाद पतन की राह पर चल पड़ा था। तटीय जिलों से शीघ्र ही नियंत्रण समाप्त होता चला गया था और राज्य की जनसंख्या बहुत ही कम हो गई थी तथा भूमि से जुड़ी मशीनरी तथा खुला जो बाहरी समर्थन भी था। और इस काल के राजतंत्र में व्यापार का नियंत्रण भी अत्यंत संवेदनशील हो चला था, क्योंकि इस समय अंग्रेजों का राज भी था। कहते थोड़ा सा नज़र हटता था कि दुर्घटना घट जाती थी। यानी देखा जाए कि अगर राजा का जो है राजतंत्र से ध्यान थोड़ा भी भटकता था तो अंग्रेज जो होते थे इतने संवेदनशील होते थे कि 2 मिनट में जो है अपना पूरा जो है आधिपत्य स्थापित करने में सक्षम हुआ करते थे। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है त्रावणकोर राज्य। देखिए त्रावणकोर राज्य जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था, इसके विषय में जानना काफ़ी रोचक रहेगा। मराठा शासक जो है मात्र वर्मा जो है 1729 से लेके जो है 58 में जो है नेवाद त्रावणकोर केरल राज्य के संचालन में 3 संवैधानिक पद्धतियों का उपयोग किया। यानी 3 सिद्धांत जो थे काफ़ी महत्वपूर्ण थे, जो कि वेनाद यानी त्रावणकोर के नाम से जाना जाता है। उसमें जो थे राजा ने अपनी वैधता दृढ़ करने के लिए कुछ उपायों का शुरुआत की जो कि महत्वपूर्ण था। पहला तो ये था कि उसने उसके द्वारा 5000 की शक्ति वाली जो है वास्तविक सेना का गठन किया था। यानी 5000 शक्ति वाले वास्तविक सेना गठन करना संभवतः बहुत ही दुष्म कार्य था। दूसरी बात देखा जाए तो नयार्स अभिजात वर्ग की शक्ति को कम करना, जिस पर क्षेत्रीय सैन्य रूप से निर्भर था। अगर तीसरी बात की हम बात करें था कृत जो त्रावणकोर रेखा पर अपने राज्य की जो है उत्तरी सीमा को जो है किलाबंदी करना, ये भी महत्वपूर्णता में से एक थी। और इस शासक की एक नीति जो थी सीरिया ईसाइयों को संरक्षण देने की भी थी, जो कि उस क्षेत्र की प्रभावी व्यापारिक शक्ति हुआ करती थी, जिससे कि व्यापार में यूरोपीय वर्चस्व कम हो सके। मुख्य वस्तु जो हालांकि काली मिर्च थी उस समय के लिए, यानी देखा जाए तो काली मिर्च जो थी मुख्य वस्तु थे, जिसके वजह से जो है भारत जो है गुलामी की जंजीरों में जकड़ा था। किंतु उस शाही एकाधिकार के अंतर्गत अन्य कई वस्तु आती थी। यानी काली मिर्च तो थी ही थी, लेकिन अगर हम शाही बात करें शाही एकाधिकार की, तो उसके कई अन्य वस्तु भी आती थी जिनका व्यापार करने के लिए जो था आज्ञा पत्र की आवश्यकता हुआ करता था। अमरतल्ला के उत्तराधिकारी राम वर्मा ने अपने शासनकाल में, जिसका शासनकाल 1700 यानी 1758 से 98 में थी, ये नीति व्यापक सतह पर चली रही। यानी काफ़ी समय तक तो जो है राम वर्मा ने जो है शासन किया और उसके उत्तराधिकारियों ने किया, जो कि अपने राज्य के नए उभरते प्रतिद्वंदी से रक्षा करने में सक्षम रहा तथा वो खतरनाक पद्धति तथा मशहूर राज्य हुआ करता था, जो कि काफ़ी महत्ता को दर्शाता है यहाँ पे। उसके पश्चात अगर हम बात करें मसूर का उदय, यानी मसूर का उदय किस प्रकार हुआ, तो ये हमारे लिए काफ़ी दिलचस्प बात रहेगी इसके मसूर का उदय के बारे में। कहते वलिदियार वंश के शासकों यथा कथिरावा नरसराराज जाता था चिक्का देवा राजा के अंतर्गत मसूर एक महत्वपूर्ण राज्य बनकर उभरा। हालांकि मसूर एक भूमि से जुड़ा राज्य था, इसलिए व्यापार पर भी निर्भर था, क्योंकि उसके सैन्य आपूर्ति भारत की पूर्वी बंदरगाहों के तट से आती थी। क्योंकि ये सभी बंदरगाह अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हुआ करते थे। अंततः मसूर के संवेदनशील बढ़ती गई और 1760 ईस्वी में स्थिति में परिवर्तन के प्रयास भी किए गए। विस्थापित मुल्क के एक जो है जुझारू योद्धा हैदर अली ने एक जो है शक्तिशाली ताकत प्राप्त कर ली और वदियार के जो है शक्तिहीन कर तथा शक्तिशाली काले मंत्री परिवार को हटाकर सत्ता हासिल कर लिया था। और पहले हैदर तथा उसके बाद उसके पुत्र टीपू सुल्तान ने जो है 1782 के बाद जो है मसूर को संगठित कर तो भारतीय जो है प्रदीपों के दोनों तट तक पहुंचाने वाला राजा बन गया। यानी देखा जाए तो यहाँ पर हैदर तथा उसके पुत्र टीपू सुल्तान का अपना जो है बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है मसूर का जो है आगे बढ़ाने में। कोरबा उच्च भूमि कुग और राज्य के निर्वासी की तुलना में वो अपेक्षाकृत जो है सफल थे। कहते तटीय कर्नाटक तथा उत्तरी केरल उसकी जो है तलवार के अधीन हो गया था
और इसमें टिप्पू सुल्तान को अपनी शर्तों पर मध्य पूर्व के साथ कूटनीति तथा व्यावसायिक रिश्ते स्थापित करने में काफ़ी मदद मिला था। और अपने पिता की तुलना में टिप्पू की जो है महत्वाकांक्षा ऊंची थी और इसकी आकांक्षाएं जो थी बहुत उज्जवल थी तथा उसने पहले से ही फैली जो है मुगल सर्वोच्चता की छाया से बाहर निकलने का जो है सफल प्रयत्न भी किया, जैसे कि पहले चर्चा किया जा चुका है। किंतु हैदर अली एवं टिप्पू की समस्या जो है आंतरिक सम्मति बनाने में असमर्थता रही। यानी देखा जाए तो हैदर अली और टिप्पू की समस्या आपसी में जो है मतभेद थी, असमर्थता रही। सैन्य तथा राष्ट्र संबंधी दक्षता के लिए जो है विस्थापित तथा किराए के सैनिक पर उनकी निर्भरता बहुत अधिक हो गई थी तथा वो जो है पॉलीगार स्थानीय चोरों से हमेशा ही टक्कर लिया करते थे। यानी देखा जाए तो स्थानीय चोर से जो है हमेशा ये लोग जो है टक्कर लिया करते थे। और 1770 तक जो है मैसूर के सामने ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे विकट सैन्य विरोध को सहन करना पड़ा। यानी इस समय देखा जाए 1770 के आसपास मैसूर में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अपनी जो है पैर बना लिया था, जिन्होंने उसे चैन से नहीं जीने दिया, यानी चैन से नहीं लेने दिया। और ये अंग्रेज ही थे जिन्होंने मैसूर को उपजाऊ क्षेत्र में नहीं पहुंचने दिया तथा भारत के पूर्वी बंदरगाह जो है करोमंडल के मैदान से पहले रोक दिया गया। अंततः देखा जाए तो 1799 में अंग्रेज ने सेना द्वारा टिप्पू का अंत भी हो गया। यानी अंग्रेजों ने 1799 में टिप्पू सुल्तान को जो है युद्ध में वध कर दिया, जिसके साथ ही जो मैसूर का जो इम्पोर्टेंट राजा हुआ करता था उसका अंत हो गया। और यहाँ से ही जो है अंग्रेजी शासन का जो है स्टार्टिंग हो गया, अंग्रेज शासन के जो है विस्थापन हो गया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी और बहुत काफ़ी ज़रूरी थी, जिसके विषय में हम यहाँ चर्चा कर रहे थे। तो इसी के साथ ये भी जो है टॉपिक ख़त्म हो जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, इससे बनाने वाले का जो है प्रोत्साहन मिलता है। और साथ में जो है पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए।